बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start unit number 4, topic number 4.6. Its main heading is Center of Mass. हम इस टॉपिक में डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास एंड What is the difference between center of mass and center of gravity? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है, तो इसको आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। आइए अब हम चलते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। मतलब हर बॉडी में एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फोर्स बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी रोटेट करेगी तो ये फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट होगा विच इज नॉन एज टॉर्क। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बॉडी है, इसका एक पॉइंट ऐसा होगा जिसे हम सेंटर पॉइंट कहेंगे, जहां पे बॉडी का सारा मैस क्या करेगा, लाई करेगा। और उस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, जैसा कि इसकी एग्जांपल करते हैं हम, ये मिड पॉइंट है इसका, यहां पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, इस फोर्स के रिजल्ट में हमारी बॉडी मूव करेगी इन अ स्ट्रेट लाइन। ना तो ऐसे क्लॉकवाइज इसको कहते हैं मूव करेगी, ना एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। इट्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। अब हम एक एग्जांपल जो है कंसीडर करते हैं। हमारे पास क्या है, एक रॉड है जिसे रिजिड रॉड कहते हैं, और दो मैसेज कंसीडर कर लेते हैं, एक या बॉडीज कंसीडर कर ले। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। इट्स अ बॉडी ए, जैसा कि इसकी शेप से आपको पता लग रहा है। इसका साइज क्या है, थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू द बॉडी बी। अब मैं क्या कंसीडर करता हूं, इसका मिड पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं विच इज दिस। ये मेरा क्या है, मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट पे जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, मेरी बॉडी क्या करती है, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन करती है, रोटेट नहीं करती, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगी। अगर यही पॉइंट मैं कह देता हूं, इधर डायग्राम अगेन बना लेते हैं इस तरीके से। ये मेरी क्या है, बॉडी ए है, सॉरी ये बॉडी बी है, और ये क्या है, बॉडी ए, ये मेरी बॉडी बी है। अगर मैं इसका सेंटर पॉइंट यहां कंसीडर नहीं करता, ये सेंटर पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, तो यहां पे जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो मेरी बॉडी क्या करेगी, इन अ क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट भी करेगी एंड इन अ स्ट्रेट लाइन मूव भी करेगी।
अगर इसी तरीके से मैं यहां पे इसका सेंटर पॉइंट लेने की बजाय अब मैं इसका सेंटर पॉइंट क्या करता हूं, बिल्कुल यहां पे कंसीडर कर लेता हूं, तो अब मेरी बॉडी इस केस में क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, और इसके साथ वो क्या करेगी, इन अ स्ट्रेट लाइन भी मूव करेगी। तो ये था हमारा सेंटर ऑफ मास, जिसका मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझ आ गई होगी। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 93 ओपन कर लें, ताकि हम इसको रीडिंग भी करके स्टडी साथ साथ कर लेते हैं। 4.6 हमारा टॉपिक है, इट इज ऑब्जर्व दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम मूव्स एज if its entire mass is confined at that point। मतलब पहले तो entire का मतलब क्या होता है, पूरा, मतलब हमारा पूरा mass क्या करता है, इस confined का होता है महदूद, एक पॉइंट पे हमारा पूरा mass confined होता है, महदूद हो जाता है। A force applied का मतलब होता है लगाना, at such a point in the body does not produce any torque in it। IE का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ लैटिन वर्ड। इस IE जहां पे भी लिखा होगा आपको ये पता होना चाहिए, इसका मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल। द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स विदाउट रोटेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है, इसको बड़े ही ध्यान से आपने समझना है। इसने एक पॉइंट यहां पे हमें बताया कि हम कंसीडर कर लेते हैं एक पॉइंट पे हमारा सारा का सारा मास महदूद हो जाता है, और अगर आप इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फोर्स हमारी बॉडी क्या करती है, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स मूव करती है। जैसा कि इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया, इस मार्कर की एग्जांपल कंसीडर करके बताया, सेम वही बात वो इस पैराग्राफ में कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपनी एक एग्जांपल जो मैंने बुक में कंसीडर की है उसको एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स A and B connected by a light rigid rod as shown in the figure 4.16। जैसा कि मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई है, ये हमारा क्या है, लाइट रिजिड जो है हमारा रोड है, और ये हमारी क्या है, दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल A है, एक पार्टिकल B है। अब उन्होंने क्या कहा है, लेट O इज द पॉइंट एनीवेयर बिटवीन A एंड B सच दैट द फोर्स इज अप्लाइड एट पॉइंट O एज शोन इन फिगर 4.17। अब अपनी बुक पे अगर फिगर देखें तो वहां भी वो क्या कह रहे हैं, जिससे हम यहां पे मैंने कहा सेंटर ऑफ मास ये है, इसको O का नेम उन्होंने दे दिया। O पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया है, जो हमारा क्या है, जो हमारी ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। वो कह रहा है अगर आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फोर्स हमारी बॉडी क्या करेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स मूव करेगी। इफ द सिस्टम मूव्स in the direction of force without rotation, then point is the center of mass of the system. After that, does the system still move without rotation if the force acts elsewhere on it? जैसा कि इस एग्जांपल में मैंने बताया, वो कह रहे हैं ये हमारा अगर मिड पॉइंट है जिसको हमने डिनोट कर दिया है O से, अगर उस पॉइंट को हम छोड़ के कहीं और इस लाइट रिजिड बॉडी पे कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, क्या हमारी जो बॉडी है वो विदाउट रोटेशन मूव करेगी? बिल्कुल नहीं मूव करेगी। Let the force be applied near the lighter particle as shown in figure 4.18. The system moves as well as rotates. जैसा कि मैंने फर्स्ट ये लाइटर मेरी बॉडी थी, इसके पास हमने अपनी एग्जांपल कंसीडर की थी, फोर्स अप्लाई मैंने यहां पे की थी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव की। इसके साथ साथ हमारी बॉडी ने मूवमेंट भी की इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स।
Let the force be applied near the heavier particle as shown in figure 4.19. In this case, also the system moves as well as rotates. अब मैंने क्या किया, बिल्कुल इसके पास, हमारे हैवियर ऑब्जेक्ट के पास मैंने कंसीडर कर लिया मेरा मिड पॉइंट है, जबकि मिड पॉइंट नहीं है। क्यों, हमें कैसे पता लगा, जब मैंने यहां फोर्स अप्लाई की, एज द रिजल्ट ऑफ दैट ये बॉडी मेरी एंटी क्लॉकवाइज मूव की, एज वेल एज रोटेशन भी इसने शो की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हमारा 4.6 टॉपिक का हिस्सा है, तो इसको हम यहां पे 4.6 लिख लेते हैं। ये इसी का ही, इसके साथ ही ये टॉपिक स्टडी किया जाता है। आपने फर्स्ट टॉपिक में स्टडी कर लिया सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अब हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, a point where the whole weight of the body appears to act vertically downward is called center of gravity। मतलब ऐसा पॉइंट किसी भी बॉडी में जहां पे आपका सारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता हो, अपीयर्स डाउनवर्ड नीचे मूव करता हो, इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपको जैसे पता है हमारे इर्द गिर्द जितने भी मैटर्स प्रेजेंट हैं वो मेड किसके लिए गए हैं, मेड हुए हैं बाय स्मॉल पार्टिकल्स। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब अर्थ में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अर्थ क्या करती है, हर मटेरियल को, हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपकी बुक में यूनिट नंबर 2 में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के टॉपिक में इसकी वैल्यू का जिक्र किया हुआ है। अब वो यही कह रहा है, एक एग्जांपल में हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी जो है डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी है। जैसे पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये एक पार्टिकल है, डिफरेंट पार्टिकल्स के ऊपर क्या कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रही है। मतलब हमारी अर्थ हर मटेरियल को अपनी तरफ खींच रही है। इसको एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। ये मेरा एक मटेरियल है, मटेरियल का इधर ये यहां पे इसको कहते हैं, इसका जो है हमारे पास 100 kg वेट है। मैंने इसका वेट अलग अलग मेजर किया, हाफ वेट मेजर किया, इसका 5 kg आ गया, 50 kg आ गया, हाफ वेट मेजर किया तो उसका भी 50 kg वेट आ गया। अब इधर डिफरेंट पार्टिकल्स से मैं कहता हूं सब पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्टर्नल जो है एक्ट कर रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एवरी पार्टिकल्स जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से इधर भी पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अब एक जो ऐसा पॉइंट है जिसको मैं अगर इस पूरे मटेरियल्स को उसके अंदर रखूंगा तो उसके ऊपर हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी, और उस पॉइंट की वजह से मैं इस बॉडी का टोटल इक्वल वेट फाइंड कर सकता हूं। मतलब जिसे आप रिजल्टेंट वेट कहते हैं, सारा का सारा इस बॉडी का मुझे वेट इजीली पता लग जाएगा। जैसा कि देखें, अब मैं कहता हूं यहां पे मेरे पास 50 पार्टिकल्स थे, यहां पे 50 पार्टिकल्स से एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, यहां पे रिजल्टेंट फोर्स है जिससे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और जिसकी वजह से ये बॉडी क्या हो जाएगी, इजीली स्टेशनरी हो जाएगी, स्टैंड हो जाएगी। जैसे ये मार्कर है, ये मैं कहता हूं इसका मिड पॉइंट है। अब यहां पे अगर ये मेरी फिंगर में बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंड हो जाएगा तो मैं कहता हूं इसका वेट दोनों साइड पे इक्वल है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इधर भी इक्वल एक्ट कर रही है, इधर भी इक्वल एक्ट कर रही है। तो ये जो सेंटर पॉइंट इसका होगा, इसको हम क्या कह देंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहां पे हमें क्या करता है, हमें मिल जाता है रिजल्टेंट, इधर के पार्टिकल्स और इधर के पार्टिकल्स दोनों को मिला के उनका आंसर हमारे पास आ जाता है। इट्स नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसकी डेफिनेशन को और अच्छे अंदाज से अब आपको समझ आ जाएगी। अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, जिस पे हमारी बॉडी का सारा वेट जो होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है। ऐसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं।
आप हर मटेरियल का पॉइंट होता है जिसके ऊपर हमारी बॉडी में, हर बॉडी में, इवन कि बोर्ड मार्क, ये जो व्हाइट बोर्ड है, इसका भी एक सेंटर पॉइंट होगा जिसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी। अब हमने इसके बाद जो स्टडी करना है वो इसी का ही आगे फर्दर टॉपिक है, जैसा कि आपको हेडिंग भी नजर आ रही होगी। मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे हम किसकी? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका सेंटर पॉइंट बहुत ही आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं इर्रेगुलर शेप, मतलब जिनकी शेप बिल्कुल सीधी नहीं होती। जैसे हमारे पास एक जो है हम पेज फाड़ लें, उसको जोर से दबा दें तो उसकी शेप क्या होती है? खराब हो जाती है। तो ऐसे इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि मैंने एक यूनिफॉर्म जो है रॉड बना लिया है, या एक आप स्केल कह लें, स्केल बना लिया है। अब स्केल की अगर मुझे वेट पता करना है तो क्या होगा? मैं इजीली इसका वेट फाइंड आउट कर सकता हूं। मतलब अगर आप कह लें कि इसका जो वेट है वो है 2 kg, इसको एक एग्जांपल कंसीडर करके समझ लेते हैं। तो मैंने इसका हाफ वेट यहां तक मैंने जब मेजर किया, पहले तो मैंने इतना वेट मेजर किया तो ये बहुत कम है, 0.3 आया। फिर यहां मैं मेजर किया तो 0.4 आया। फिर जब इतना मैंने मेजर कर लिया तो तब इसका तकरीबन कोई 1.5 kg आ गया। अब जब मैंने इतना मेजर किया, सॉरी जो है यहाँ पे 0.9 kg आ गया। जब इतना मेजर किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 1 kg। तो मुझे पता लग गया कि इतना जो बॉडी का वेट है वो है 1 kg। जाहिर सी बात है फिर जो इतना वेट होगा वो भी ऑटोमेटिकली 1 kg हो जाएगा। तो मुझे यहां से पता लग गया ये मेरा जो बॉडी का जो ये वाला पॉइंट है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमेशा आपने याद रखना है बिग जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब मुझे इसका सेंटर पॉइंट पता लग गया तो मैं अब उस पॉइंट को और फर्दर जो है कंफर्म करने के लिए क्या करता हूं? उसको अपनी जो फिंगर है इसके ऊपर हैंग करने की कोशिश करता हूं। अगर वो बॉडी मेरी फिंगर के ऊपर वर्टिकली इजीली जो है हैंग हो जाती है, मतलब इजीली इसके ऊपर स्टैंड हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है? ये इसका क्या है? सेंट्रल पॉइंट है जिसके ऊपर इस साइड के पार्टिकल्स एंड इस साइड के पार्टिकल के फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, वो इक्वली होगी। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसकी फाइंड करने लगे हैं? स्क्वायर की। आपने याद रखना है स्क्वायर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? इस तरीके से डायगोनल्स ड्रॉ कर देते हैं बोथ साइड पे। जब इस तरीके से डायगोनल्स ड्रॉ किए जाते हैं तो जहां पे डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे आपको एक पॉइंट नजर आ रहा होगा उसे हम क्या कहते हैं? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑफ द स्क्वायर। अब सेकंड दोबारा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेक करने के लिए अगर मैं इसको वर्टिकली किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच करके हैंग करूंगा, अगर इसका मैस स्टेशनरी हो गया, इसकी बॉडी बिल्कुल इजीली स्टेशनरी होगी, एक जगह रुक गई, स्टेबल होगी, तो मैं कह दूंगा ये इसका कंफर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। आफ्टर दैट हम स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हमें इस तरीके से डायामीटर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। और जहां पे डायामीटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं उसे हम कहते हैं हमारा क्या है? स्क्वायर का, सॉरी सर्कल का जो है सेंट्रल पॉइंट है। आफ्टर दैट हम रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। इसके भी डायगोनल इस तरीके से हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं। जहां पे डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे हम वो कह देंगे ये इसका क्या हो जाएगा? सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा, जिसे फोर्स ऑफ सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी कह देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा? सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल की। आपने याद रखना है ट्रायंगल का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हमें मीडियंस ड्रॉ करने पड़ते हैं इस तरीके से। जहां पे मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो हम कह देते हैं क्या है? हमारे इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसको आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपके सामने सिलेंडर बना हुआ है। सिलेंडर के देखेंगे सबसे जो इसके अपर एंड लोअर जो हिस्सा है इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम डायामीटर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे।
यहां पे भी इस तरीके से आप डायामीटर ड्रॉ कर लेंगे, और जहां पे डायामीटर जो है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहां से आप बिल्कुल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस पैरेलल लाइन का इसके बाद आप देखेंगे सेंट्रल पॉइंट कहां पे आता है। सेंट्रल पॉइंट को हम क्या कह देंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 94 ओपन कर लें, ताकि हम बुक से भी एक दफा रीड आउट कर लें इस टॉपिक को, हमारी कंफ्यूजन जितनी भी है वो सारी की सारी दूर हो जाए। A body is made up of a large number of particles as illustrated in figure 4.20। illustrated का मतलब होता है मिसाल। Earth attracts each of these particles vertically, मतलब नीचे वाली साइड पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे अपनी तरफ खींचती है, vertically downward towards its center। आपने याद रखना है, अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। इसी वजह से अगर ये जो मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड मार्कर है, इसको मैं छोड़ूं, ये नीचे वाली साइड पे जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी सरफेस के ऊपर हमारी जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं डिफरेंट, उनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी उनको क्या करेगी, अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। The pull of the earth acting on a particle is equal to its weight। मतलब ये कि बोर्ड मार्कर का जितना वेट होगा उतनी ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करेगी, इसके ऊपर एक्ट करेगी। आपने एक पॉइंट याद रखना है, अगर किसी बॉडी के ऊपर हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ना करे तो तब उस बॉडी का जो होता है वो मैस कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर दे तो फिर उसको मैस को मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, विच इज इक्वल टू वेट। जैसे ये हमारा ये रोड है, अगर इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही तो देन हम इसका क्या कहेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैस हो जाएगा, जिसको आप m से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट करेगी तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे g से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को g से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू वेट। These forces acting on the particles of the body almost parallel, almost मतलब तकरीबन एक जैसी, मतलब एक ये जिस तरह फोर्स लगी है 1 2 3 सारे पार्टिकल्स के ऊपर पैरेलल तकरीबन पैरेलल फोर्स एक्ट करती है। द रिजल्टेंट का मतलब होता है ये सारी फोर्सेस का, जितनी भी फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही है उनका एक आंसर of all the parallel forces is a single force equal to the weight of the body। मतलब ये कि जितनी भी फोर्सेस इस पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट कर रही हैं उसकी एक रिजल्टेंट फोर्स आएगी जो किसके इक्वल होगी, इस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगी। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट अगर कुछ और होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जाहिर सी बात है इसके ऊपर ज्यादा एक्ट करेगी, इसका वेट अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कम करेगी। मतलब हमारे पास इन शॉर्ट रिजल्टेंट इसका कम आएगा, इसका रिजल्टेंट ज्यादा आ जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसका वेट मैं कहता हूं, वेट का जो फॉर्मूला होता है mg होता है, W इज इक्वल टू इसका मेरे पास जो मैस है वो है 20 मल्टीप्लाई बाय जब 10 से कर दूंगा तो मेरे पास जो वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 200 इसका आंसर आ जाएगा, 200 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। जबकि मेरे पास एक ये वेट है, इसका वेट मैं कहता हूं मेरे पास जो इसका मैस है वो mg, इसका जो मेरे पास मैस है वो मैस कितना है, वो है 20 kg। आपको पता है g की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो w जब इन दोनों को मल्टीप्लाई इनटू, मतलब इसको कहते हैं 2 kg, सॉरी 2 kg कहते हैं, 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इट्स इक्वल टू 20 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप मिला के अगर लिख दें तो ये कितना होता है, 20 न्यूटन हो जाता है। इस तरीके से इन दोनों के आंसर डिफरेंट आ गए हैं। तो हमारी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है वो सेम करती है, लेकिन इन दोनों के मैसेज क्या होते हैं, वो डिफरेंट हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारे पास जो है
जो हैवी वेट होता है वो जल्दी नीचे आ जाता है, जो लो वेट होता है, लो वेट वाला ऑब्जेक्ट वो जो है आहिस्ता नीचे आ जाता है। A point where this resultant force act vertically toward the center of the earth is called the center of gravity, जिसको आपने G से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द बॉडी। ये एक डेफिनेशन थी। एंड सेकंड डेफिनेशन नीचे आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स, मतलब अपीयर्स जो शो होता है, appears to act vertically downward is called center of gravity of a body. After that आपकी बुक पे पेज नंबर 95 पे आपको जो डायग्राम्स मैंने आपको समझाई वो आपको नजर आ रही होंगी। आइए अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैव सिमेट्रिकल शेप, मतलब जिनकी शेप नुमाया हो रही हो, कैन बी फाउंड फ्रॉम देयर ज्योमेट्री। हम उनका सेंटर जो पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट, हम उनकी ज्योमेट्री के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड लाइज एट अ पॉइंट वेयर इट इज बैलेंस्ड, मतलब लाइज का मतलब होना। ये पॉइंट लाई कर रहा है कहां पे, इसके सेंटर में। तो ये वाला पॉइंट इसका क्या कंसीडर कर लेंगे हम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कर लेंगे। अब हमें किस तरह पता लगा ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि यहां पे हमारा ये रोड क्या हो जाएगा, इजीली यूनिफॉर्म कंडीशन में आ जाएगा। दिस बैलेंस पॉइंट इज इट्स मिडल पॉइंट G as shown in figure 4.21। शोन का मतलब नजर आना, जो नीचे बताया जा रहा है। इसके बाद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर और अ रेक्टेंगुलर शीट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स एज शोन इन फिगर 4.22a एंड 4.22c। मतलब ये एक डायग्राम ये है 4.22, मतलब सारी की सारी डायग्राम 4.22 में है, लेकिन इनको नेम दे दिया गया है। ये ए डायग्राम है तो इसको उन्होंने कह दिया है ये हमारी क्या हो जाएगी, सी डायग्राम हो जाएगी। इसको नेम दे दिया गया है सी का। तो इन दोनों डायग्राम्स में एक्सप्लेन किया जा रहा है किस तरीके से हमने इनकी ज्योमेट्री के थ्रू ही इनका सेंट्रल पॉइंट इजीली फाइंड आउट कर लिया है। ये डायगोनल्स के थ्रू हमने इनका सेंट्रल पॉइंट दोनों का फाइंड आउट कर लिया है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज इट्स सेंटर एज शोन इन फिगर 4.22b। आफ्टर दैट ये जो हमारी डायग्राम है इसको उन्होंने बी का नाम दे दिया है। इस बी डायग्राम में भी आप इजीली देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसके डायमीटर्स के थ्रू इनका सेंट्रल पॉइंट फाइंड कर लिया है। Similarly, the center of gravity of a solid sphere or hollow sphere is the center of the sphere as shown in figure 4.22b. The center of gravity of a uniform triangular sheet is the point of intersection of its median as shown in figure 4.22d। मतलब ये हमारी जो डायग्राम है इसको उन्होंने डी का नेम दे दिया है। वो बता रही है आपने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड किया है, विद द हेल्प ऑफ इट्स मीडियन। हमने मीडियंस ड्रॉ किए, मीडियंस ड्रॉ करने के बाद इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया है। After that, the center of gravity of a uniform circular ring is the center of the ring as shown in figure 4.22e। जो 4.22e डायग्राम है वो रिंग है, लेकिन वो भी सर्कुलर शेप है, तो उसको मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो सेम थी। ई और आपकी बी डायग्राम सेम थी, उसका भी हमने किस तरीके से बाय द हेल्प ऑफ डायामीटर के थ्रू उसका भी सेंट्रल पॉइंट इजीली फाइंड आउट कर लिया। The center of gravity of a uniform solid or hollow cylinder is the middle point as its axis। देखिए अब लास्ट जो हमारी डायग्राम है जिसको उन्होंने नाम दे दिया है एफ का नेम दिया है, उन्होंने बताया
कि हमने किस तरीके से इसके एक्सिस के थ्रू, एक्सिस ऑफ सिलेंडर भी आप इसको कह सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिलेंडर के थ्रू इसका मिड पॉइंट इजीली एक्सप्लेन कर लिया। आपने देखा किस तरीके से हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की फाइंड की बाय द हेल्प ऑफ इट्स ज्योमेट्री। नाउ अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं 4.6 टॉपिक का ही फर्दर सब टॉपिक है, जिसमें जैसा कि आपको पहले पता है हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहना चाहिए, जिसको फाइंड आउट किया। अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स की फाइंड करें। जैसे हम कंसीडर करते हैं हमारे पास थिन लेमिना है, मतलब एक कार्डबोर्ड कह लें जिसकी शेप जो है वो बहुत ही मतलब इररेगुलर है। अब जब भी हमारे पास कोई इररेगुलर ऑब्जेक्ट हो, इसका अगर हमने सेंट्रल पॉइंट फाइंड करना हो, जिसे जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, तो उसको फाइंड आउट करने से पहले हमें पता होना चाहिए प्लम लाइन क्या होता है, क्योंकि प्लम लाइन ही ऐसा मटेरियल है जिसकी हेल्प से हम इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स का सेंट्रल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। आइए देखते हैं व्हाट इज प्लम लाइन। ये हो सकता है आपसे शॉर्ट में ही पूछा जाए, तो आपने इसका आंसर याद रखना है। अब प्लम लाइन प्लम लाइन जो होता है कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटल बॉब होता है सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग। मतलब ये जो मेरे पास है इसको आप बॉब कहते हैं, ये मेटल का होता है, ये ब्रास का बना होता है या लेड का बना होता है। एंड सेकेंडली क्या होती है, ये स्ट्रिंग होती है। अगर आपने देखा हो जो घर बनाने वाले जो आते हैं हमारे पास मिस्त्री, वो अगर दीवार बना रहे हो तो उनके पास प्लम लाइन प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू देखते हैं क्या उनकी दीवार इक्वल बन रही है कि नहीं। आपने ये बात याद रखनी है, जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट की इररेगुलर ऑब्जेक्ट हो उसकी सेंट्रल पॉइंट फाइंड करना हो, तो ये इस जो आपके पास ये प्लम लाइन है इसको वर्टिकली हैंग करना पड़ता है किसी नेल के साथ अटैच करके। जब ये वर्टिकली हैंग होता है ड्यू टू दिस मेटल बॉब, इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है और इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट होने की वजह से ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है। जैसा कि आपको पता है कि जिस तरीके से आपके स्कूल ओपन होंगे तो आपको विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ये समझाया भी जाएगा कि किस तरीके से प्लम लाइन के थ्रू आप इररेगुलर ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा हम यहां डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया है, एक कार्डबोर्ड के ऊपर उनकी बिल्कुल एजेस में मैंने 3 जो हैं वो होल्स कर लिए और उनको नेम दे दिया है। जैसे ये होल कर लिए, इसको ए का नेम दे दिया, इसको बी का नेम दे दिया, इसको सी का नेम दे दिया। और इनमें इनकी एजेस ये देखें आप, एज है, एज पे बिल्कुल मैंने क्या कर लिए, होल्स कर लिए। इसके बाद मैंने दीवार में एक नेल को जो है वो लगा दिया और मेरे पास एक प्लम लाइन मैंने इस तरीके का वो जो है उसको ले आया हूं। अब मैं क्या करता हूं कि 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं कंसीडर कर लेता हूं मेरा ये वाला पॉइंट, इसको नेल के अंदर मैं अटैच कर देता हूं। ठीक है, ये इस तरीके से दीवार के अंदर हैंग हो जाता है। आफ्टर दैट प्लम लाइन जब मैं इसके ऊपर अटैच करता हूं तो प्लम लाइन इस तरीके से वो नीचे हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड करने लग जाता है। आपको पता है जब हैंग करते हैं तो थोड़ा सा इसको 2 या 3 या 5-7 सेकंड बाद इसको देखते हैं कि रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। जब ये रेस्ट पोजीशन में आता है आफ्टर दैट मैं क्या करता हूं, एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं। प्लम लाइन के बिल्कुल नीचे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं। ये लाइन बहुत ज्यादा डार्क होगी, मैं इसको अगेन मिटा के आपको बनाकर दिखा देता हूं। इस तरीके से इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। आफ्टर दैट मैं यहां से क्लिप बोर्ड उतारता हूं, जो मैंने ये कार्डबोर्ड इसको कंसीडर किया, इसको उतारने के बाद इस वाले पॉइंट को यहां पे ले आता हूं। जब इसको यहां पे लेके आता हूं, यहां पे भी इस तरीके से प्लम लाइन को अटैच करता हूं तो प्लम लाइन हमारा इस तरीके से वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाता है। जब वर्टिकली डाउनवर्ड आता है तो मैं क्या करता हूं, इस
ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। आपके सामने देखिए किस तरीके से प्लम लाइन के नीचे जब मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, ये दोनों एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। आफ्टर दैट इस पॉइंट को उतारने के बाद इसको मैं अटैच कर देता हूं, जहां पे मैंने अपना क्लिप जो नेल लगाया हुआ यहां पे इसको प्लेस कर देता हूं। जब इसको प्लेस करता हूं तो प्लम लाइन की कुछ डायरेक्शन इस तरीके से आ जाती है। ये आपका प्लम लाइन नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हिच आर एक्टिंग ऑन द बोब। तो जब यहां पे अटैच हो जाता है, मैं प्लम लाइन को रिमूव कर देता हूं और इस पॉइंट, ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसे मैं क्या नाम देता हूं, इट्स अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप इररेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लम लाइन। आइए अब हम इसको बुक से एक दफा रीड आउट कर लेते हैं। पेज नंबर 95 अब ओपन कर लें। A simple method to find the center of gravity of our body is by the use of plumb line। आप इसको मार्क कर लें, ये MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे बोर्ड में MCQs भी पूछा जा सके। इसके बाद आप क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज मेंट बाय या डिफाइन प्लम्ब लाइन। अब प्लम्ब लाइन कंसिस्ट मतलब उस दो चीजों में बेस करता है ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब। एक छोटा मेटल बॉब होता है जो आपके सामने बना है। ये मेटल बॉब लेड का हो सकता है और ब्रास का हो सकता है। सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, आपके सामने ये किससे सपोर्ट कर रहा है, अटैच है विद द स्ट्रिंग। When the bob is suspended, मतलब जब बॉब को नीचे लटका दिया जाता है, सस्पेंडेड वर्टिकली डाउनवर्ड से छोड़ दिया जाता है फ्रीली by the string, it rests along the vertical direction due to its weight acting vertically downward। मतलब vertically downward, ऊपर से नीचे इसको जब हैंग किया जाता है vertically downward आ जाता है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर जब एक्ट करती है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। As shown in figure 4.23, in this state, the center of gravity of the bob is exactly, मतलब बिल्कुल जो है एग्जैक्टली बिलो, बिल्कुल नीचे होती है। इट्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब सस्पेंशन जिस पॉइंट पे इसको लटकाया जाता है, हैंग किया जाता है, इसके बिल्कुल नीचे ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। आप नेक्स्ट पेज अगर 96 ओपन करें तो आपको फर्स्ट डायग्राम 4.23 में ए जो डायग्राम है वहां पे आपको प्लम्ब लाइन बना हुआ नजर आ रहा होगा। आफ्टर दैट जब आप स्कूल आएंगे, इस एक्सपेरिमेंट को आपको बाकायदा तब जो है इसको आपको प्रूफ भी करवाया जाएगा, किस तरीके से परफॉर्म करवाया जाएगा, किस तरीके से आपने इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट किया है। आज जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4 था, जो यूनिट नंबर 4 का हमारे लेक्चर इन सीक्वेंस चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।